नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। भारत सरकार अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने जा रही है और इसका मकसद दुनिया भर में और सरहदों और बैंकों के आर पार पैसे के लेन देन को आसान बनाना है। फिलहाल इसके लिए जो सिस्टम चल रहा है वो स्विफ्ट कहलाता है। स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसी के जरिए आप सभी आसानी से दुनिया भर के बैंकों से भुगतान या पैसे निकालने का काम कर पाते हैं। भारत सरकार स्विफ्ट की तरह अपना एक सिस्टम चाहती है और इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी एक खबर के मुताबिक बैंकरों की एक विशेषज्ञ समिति इसके लिए तमाम विकल्पों पर विचार कर रही है। अगस्त तक वो संभवतः अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दे। कोशिश अपना एक स्वतंत्र सिस्टम बनाने की है जो उन देशों में भी काम करे जिनसे भारत के द्विपक्षीय व्यापार चल रहे हैं। कमेटी देखेगी कि यह सिस्टम कैसे काम में लाया जाए और इसकी चुनौतियां क्या क्या हैं। इसके लिए आरबीआई के मौजूदा प्लेटफॉर्म को भी देखा जाएगा। आरबीआई का मौजूदा सिस्टम एसएफएमसी कहलाता है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। जानकारों के मुताबिक इसका एक मकसद भारतीय रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ज्यादा बड़ी मान्यता दिलाना है। रुपए में अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को बढ़ावा देना है और ये एक बड़ा कदम माना जा रहा है बैंकिंग क्षेत्र में और द्विपक्षीय ट्रेडिंग में। खास तौर से ये बहुत अहम होगा और रुपया भी इससे और ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मजबूत होगा, ऐसा जानकार मान रहे हैं। और भारत सरकार इस कोशिश में है कि जो अभी तक एक ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम है बैंकिंग क्षेत्र में, वो अब भारत भी अपना एक बैंकिंग सिस्टम इजाद करे जिससे कि यहाँ का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, जो व्यापारिक ताल्लुकात हैं दो देशों के बीच, वो और ज़्यादा आसान हो जाएं। तो ये एक बड़ी बात हो सकती है और तमाम विशेषज्ञ और जानकार इस काम के लिए लगे हुए हैं और उन्हें अपनी रिपोर्ट कुछ ही महीनों में सौंपनी है, जिसके बाद इस पर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो आज हम इस खबर को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके क्या असर हो सकते हैं, रुपया इससे किस तरह से मजबूत होगा और जो हमारी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है या फिर जो व्यापार से जुड़ी कम्युनिटी है उसके लिए ये कितना मायने रखता है। तो भारत तो भारत सरकार अपना इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम विकसित करने जा रही है। इसका मकसद दुनिया भर में और सरहदों में बैंकों के आर पार पैसे के लेन देन को आसान बनाना है। इसी पर हम खास नज़र डालेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका भारतीय बाजार पर, भारतीय व्यापार पर, भारत के कारोबार पर क्या असर पड़ेगा और ये कितनी बड़ी खबर है भारतीय कारोबारियों के लिए जो दूसरे देशों के साथ कारोबार करते हैं। तो स्विफ्ट की तरह ही अपना एक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में भारत सरकार सोच रही है और जानकार मान रहे हैं कि इससे दुनिया भर में रुपए को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। और बैंकरों की एक विशेषज्ञ समिति है जो इस बारे में अपना विकल्प तैयार कर रही है कि आखिर कैसे भारत खुद अपना एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बना पाए। और इसी को समझने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर अमीरुल्लाह खान साहब, जो अर्थशास्त्री हैं, और बारीकी से समझने के लिए और बहुत सरल भाषा में समझने के लिए जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उन्हें तब से हम ये जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर खान की स्विफ्ट की तरह एक नए सिस्टम के इजाद की बात भारत सरकार कर रही है, लेकिन भारतीय कारोबारियों के लिए, व्यापार के लिए, रुपए के लिए ये क्या मायने रखेगा, इससे क्या बदल जाएगा? जी हाँ सकता है, ये बड़ी दिलचस्प बात है जो अब हम कर रहे हैं और इस वजह से कर रहे हैं कि अब भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो एक दर्जे पे पहुंच गई है, एक बड़े अहम दर्जे पे, और उसकी एक जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है,
वो उस वजह से लोगों को ये उम्मीद है कि वो भारत से ज्यादा ट्रेड कर सके। आप देखेंगे कि पिछले दिनों में जब से कोविड हुआ और जब ये जो हमारे नेबर्स हैं उनकी हालत थोड़ी सी खस्ता हुई, सब श्रीलंका की, पाकिस्तान की, जी। चाइना की, और इंडियन इकोनॉमी उन दिनों बड़ी स्टेबल रही। तो उस वजह से हमारी ये बात हमको समझ में आने लगी कि क्या हम अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं। आप देखिए कि तकरीबन 90% ट्रेड या 86% ट्रेड डॉलर में होता है, 10-12% यूरो में होता है, फिर थोड़ा सा येन में और युआन में। ये चार करेंसीज हैं जिनमें सारा ट्रेड होता है। इंडिया का अभी भी 1% से कम है। तो हम चाह रहे हैं कि क्योंकि हम एक बड़ी मईशत है, हम एक बड़ी इकोनॉमी है, और हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। हमारा इंपोर्ट अब तकरीबन 700-800 बिलियन डॉलर का हो गया है। तो हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जो बहुत सारे कंट्रीज के साथ खरीदो फरोख्त करता है। तो जब हम खरीदते हैं तो हमें अपना रुपया डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब आप डॉलर में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़े से पैसे उस कन्वर्जन में खत्म चले जाते हैं। उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहते हैं कि आपने 80 रुपए का डॉलर खरीदा तो आपसे जिसने डॉलर बेचा उसने 2%, 4% पैसे बना लिए। तो एक तो वो खर्च कम होने लगेगा। दूसरे ये कि जब भी आप लोग जो देख रहे हो, जब भी आप लोग बाहर जाते हो, अपने आप कुछ खरीदते हो, तो आप तुरंत ये कैलकुलेट करते हो कि अच्छा अगर ये $4 का है तो इसको मैं 82 से मल्टीप्लाई करूं, और उतना टाइम लगता है हमको कोई भी चीज खरीदने में। तो जरा सा हिचकिचाते हैं हम। वो भी खत्म हो जाएगा। हम जाएंगे, बोलेंगे भाई ये लो 400 रुपए, मुझे 400 रुपए की चीज दे दो। तीसरी चीज जो होती है वो ये कि फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये बड़ी जिम्मेदारी जो अब रखनी पड़ती है कि इतने बहुत से डॉलर रखें, इतने बहुत से यूरो रखें, और उनकी हिफाजत करें, उनको इन्वेस्ट करें। वो एक बड़ी जिम्मेदारी, वो एक बड़ा जो हेडेक है वो खत्म हो जाता है। चौथी चीज ये होती है कि जो दुनिया भर में व्यापारी हैं, उनको ये पता चलता है कि हाँ, ये इंडियन करेंसी भी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है, इसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, और ये एक स्टेबल करेंसी है बनिस्बत युआन के या येन के। तो ये जो 4-5 बड़े फायदे हैं, इसकी वजह से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम मुल्कों को ये बताएं कि आप लोग रुपए में ट्रेड कर सकते हैं। प्रोफेसर इसके खान, जो जी स्विफ्ट है जी 1973 से 1973 से मौजूद है। कई बैंक इसके मेंबर्स हैं, कई देश इसके मेंबर्स हैं, कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके मेंबर्स। अरे ऐसे में जब ये ऑलरेडी एक सिस्टम काम कर रहा है, भारत की तरफ से इजाद होगा, तो क्या एक तरह से ये कंपटीशन भी होगा स्विफ्ट के लिए? हाँ, दो चीजें हो सकती हैं। एक कि हम अपना पैरेलल सिस्टम चलाएं, कि एक तो स्विफ्ट हो। स्विफ्ट एक्चुअली एक सोसाइटी है, कुछ लोगों ने मिल के ये बनाया था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस की एक सोसाइटी होगी। तो उसमें कोई सरकार इन्वॉल्व नहीं है, वो एक एक ग्रुप है। जैसे इंटरनेट चलता है, कुछ लोग मिलके चलाते हैं, वैसे ही स्विफ्ट भी चलाते हैं। स्विफ्ट को ये अंदाजा है कि डॉलर और येन और यूरो स्टेबल करेंसीज हैं, इसीलिए वो उन करेंसीज को अलाउ करता है। जब हम अपना इजाद कर लेंगे, अपना स्विफ्ट, तो दो चीजें हो सकती है। एक तो या कि ये हमारा सिस्टम बहुत कामयाब हो जाए, या ये कि स्विफ्ट भी ये कहने लगे कि अच्छा, हम ये जो 4-5 करेंसीज में डील करते हैं, हम रुपए को भी जोड़ लेंगे। अंदाजा ये है कि स्विफ्ट में इंडियन करेंसी भी अलाउ हो जाएगी, क्योंकि इंडियन करेंसी अब स्टेबल हो गई है और इंडिया की का ट्रेड बढ़ने लगा है। मसला जब होता है, और जो प्रॉब्लम है रुपए के साथ, वो ये है कि अब भी रुपए की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी भी आप देखिए कि एक दिन वो 83 रुपए हो जाता है, आज वो 81 में बिक रहा है, कल शायद 80 हो जाए। तो वो थोड़ा सा अनस्टेबल करेंसी जब तक होती है, तब तक स्विफ्ट जैसे लोग थोड़ा हिचकिचाते हैं उसको ऐड करने में। दूसरी चीज ये कि वो ये देखते हैं कि पॉलिसी फ्रेमवर्क किस तरह का है। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बार बार मदाखलत करता है रुपए को बरकरार रखने में या मजबूत करने में? और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये कि वो ये भी देखा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी किस तरह की है। डिमोनिटाइजेशन जैसा अगर कुछ हो जाए तो उससे लोगों को बड़ा बड़ा शक होने लगता है कि अगर मैं रुपए में ट्रेड करूं और मैंने 1000 रुपए में ले लिए सिक्ता से और रख लिए बेल्जियम में, और फिर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया कि 1000 रुपए चलेंगे नहीं, तो मैं क्या करूंगा उन पैसों का? तो ये जो 2-3 कमजोरियां हैं,
ये जब स्टेबल हो जाए और इस पे जब यकीन हो जाए लोगों को कि हाँ भाई ये सरकार भी और रिजर्व बैंक भी ये इस पाथ पे चल रहे हैं, इस पथ पे चल रहे हैं कि ये रुपए को स्टेबल बनाए, तब ये होगा कि लोगों को ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा कि वो रुपए में ट्रेड कर सकते। एक और जो पहलू है, हालांकि इससे थोड़ा अलग है, लेकिन यूपीआई के मोर्चे पर कोविड से बहुत पहले भारत ने काम करना शुरू कर दिया था और कोविड के दौरान हमने देखा कि बहुत काम आया यूपीआई मोड ऑफ पेमेंट। तो ऐसे में यूपीआई के मोर्चे में जब एक तरह से भारत आगे चल रहा है दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले, तो आपको लगता है कि ये जो अब कदम है कि होममेड स्विफ्ट सिस्टम जो होगा या फिर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम होगा, वो भी एक उसी मोर्चे में है? भविष्य को देखते हुए भारत एक कदम आगे चलेगा दूसरे देशों के मुकाबले? जी हाँ, देखिए जितने भी ये डिजिटल पेमेंट्स हैं, इनमें कोविड से पहले ही बहुत तेजी आ गई थी। कोविड ने तो उसको बिल्कुल बिल्कुल लाजिम कर दिया कि हर शख्स यूज करे। तो उस वजह से ये जो हमारी रफ्तार है पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की, ये बढ़ती जा रही है और बढ़ती रहेगी। अभी भी हमारे पास बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इंटरनेट कमजोर है। जब वो इंटरनेट वहाँ पे मजबूत हो जाएगा, जब जब 300-400 मिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उनके पास भी जब स्मार्टफोन आ जाएगा, तब ये जो यूपीआई की तादाद है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस वजह से आसान हो जाएगा डील करना, छोटे व्यापारियों को आसान हो जाएगा। हमारे पास सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि ज्यादातर हमारा एक्सपोर्टर छोटा व्यापारी होता है। तकरीबन 55-60% जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो हमारे मीडियम और स्मॉल स्केल सेक्टर करते हैं। अगर वो कनेक्ट हो जाए एक दुनिया भर की स्विफ्ट में, उनको ये ना करना पड़े कि वो रुपए को डॉलर में चेंज करें, या वो अपने फोन से ही अपने जीपे और फोन पे से कर सकें, तो उनके लिए भी व्यापार करना आसान हो जाता है। और जो बाहर के लोग उनसे खरीद रहे हैं उनके लिए आसान हो जाता है कि कोई थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती। और एक जो थोड़ा सा शक होता है लोगों को दूर दराज देशों में ट्रेड करने से कि अगर मैं भेज दूं अपना सामान तो मुझे पैसे मिलेंगे या नहीं, वो शक भी दूर हो जाता है। तो इस वजह से ये जो तीनों चार चीजें एक साथ हो रही हैं, इससे फायदा तो हमको बहुत है। सारे सारे सिस्टम को है, छोटे व्यापारी को है, बड़े व्यापारी को है, और ट्रेडर को है, और फॉरेन इन्वेस्टर जो है या फॉरेन बायर जो है वो उनको भी है। लेकिन इसमें जो एक चीज, मैं आखिरी चीज बता दूं आपको जी जी सीधा, जी। एक जो कमजोरी है वो ये कि हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा है। हम इसका आसानी से ये बता दूं मैं आपको कि हम $400 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं, हम $800 बिलियन इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये कि हम $800 बिलियन खर्च करते हैं और हम बेचते हैं $400 बिलियन। तो ये जो पैसे हैं वो कहाँ से जाएंगे? अगर लोग इतने बहुत से रुपए जमा कर लें अपने पास, फिर वो रुपए खर्च कहाँ करेंगे? तो इस वजह से थोड़ी वो कमजोरी रहती है जो हमने पिछले 30 साल पहले जब हम रशिया से करते थे रुपए का ट्रेड, उसमें भी यही कमजोरी समझ में आती थी। तो ये जरूरी है कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़े, और जब एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे तब रुपया और मजबूत हो जाएगा दुनिया में, और तब ये और ज़्यादा कारगर साबित होगा ये फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। बहुत शुक्रिया इसको सरल भाषा में समझाने के लिए प्रोफेसर खान। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद चलेंगे पंजाब, जहां पर एक बेटे की मुलाकात हुई अपनी मां से करीब 35 साल बाद। पंजाब में बारिश की वजह से आई बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया, हजारों लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर किया। लेकिन इसी बाढ़ से एक अच्छी खबर भी सामने आई। यहां बाढ़ प्रभावित लोगों को रेस्क्यू करने के दौरान वॉलंटियर जगजीत सिंह 35 साल बाद अपनी मां से मिल पाए।
पटियाला के बोहारपुर गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करने के दौरान जगजीत अपनी मां हरजीत कौर से मिल पाए। जब जगजीत 6 महीने के थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी और उनकी मां ने दूसरी शादी कर ली। 2 साल बाद जगजीत के दादा दादी उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले आए, लेकिन अब 3 दशक से ज्यादा समय के बाद जब मां बेटे की मुलाकात हुई तो दोनों के आंखों में आंसू नहीं थम रहे थे। और जगजीत इस वक्त खुद हमारे साथ हैं। जगजीत, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत व्यस्त होंगे, हालांकि एक तस्वीर बता रही हैं ये मोमेंट ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी के लिए बल्कि जो भी दर्शक इससे जुड़ रहे हैं, और हम जब ये तस्वीर देख रहे हैं हमारे आंखों में भी आंसू नहीं थम रहे। कैसे आप पहुंच पाए अपनी माँ के पास, कुछ बता पाएंगे हमारे दर्शकों को आप? सबसे पहले आप सबका शुक्रिया जो आपने मेरे तक पहुंचने की कृपालता की। तो मेरी लाइफ की जो स्टोरी है वो सबके सामने आपने सुन ली है, आपने अच्छी तरह से बताई। और पहुंचा मैं इस तरह की जो फिलहाल जो फ्लड आया हुआ है पटियाला पंजाब में, कई इलाके उससे प्रभावित हैं। तो अचानक मुझे इस चीज़ का तो कोई पता नहीं था कि मेरी माँ इस दुनिया में है। तो पिछली जो स्टोरी है आप सबने सुन ली है, वो बहुत ही लंबी स्टोरी जो आपने सबने सोशल मीडिया पे सुनी। और रिसेंटली मैं 19 तारीख को पटियाला में था और मेरी बुआ का मुझे कॉल आती है कि बेटा कहाँ पे हो। नॉर्मली उन्होंने मुझे कॉल किया, तो कॉल करने के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि बेटा कहाँ पे हो, तो मैंने कहा मैं पटियाला में। तो आज तक जो हमारी बुआ के मुंह पे भी चुप्पी रही। तो अचानक भगवान की कृपा से वो चुप्पी खुली और उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हारे जो नान का परिवार है, तुम्हारे नाना नानी का घर शायद वो पटियाला में था। तो मैं एकदम से थोड़ा शॉक हुआ और उनसे पूछा कि प्लीज और कुछ बता सकती है उसके बारे में। तो उनसे बातचीत नहीं हुई। तो एक मेरे अंकल हैं जो 5-6 साल से मेरे टच में है, तो उन्हें कुछ ना कुछ मेरी स्टोरी के बारे में कुछ पता था। तो अचानक जब मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज मुझे मेरे जो नानके का घर है उसके बारे में बता सकते हो, तो उन्हें अच्छी तरह से याद नहीं था। उन्होंने जो गांव का आपने नाम लिया बोहड़पुर, और उस गांव का मुझे पता चला। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि प्लीज मुझे छोटे से छोटा कोई क्लू दे सकते हो आप। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे नाना नानी के कोई भी हमें नाम किसी का याद नहीं है, क्योंकि 35 ईयर्स इस घटना को हो चुके हैं। तो उन्होंने एक मुझे बहुत बड़ा क्लू दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाना जी जो मैंने देखे थे उनको पैरालाइज हुआ था, तो पैरालाइज की वजह से उनका जो फेस था वो एक साइड को हो गया था। तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा क्लू था, और उसी क्लू के जरिए मैं जो 35 साल मैंने मेरी माँ ने मुझे मेरी 35 साल वेट की, और वो भगवान ने जब मुझे एक छोटा सा क्लू दिया तो मैं अपनी माँ तक जो पहुंच गया, जो आप सबने देखा। जी जगजीत, 35 साल बाद माँ सामने है, माँ के लिए बेटा सामने है, बहुत इमोशनल मोमेंट होगा दोनों के लिए। कैसे संभाला आप दोनों ने अपने को? जी, सबसे पहले तो मैं अपनी नानी और मौसी से मिला था। तो उसी दिन मैं अपनी मॉम को नहीं मिला, फिर मैं वापस आया। मैंने कहा कि मेरी माँ को ये बात का अभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी फैमिली और अपने जो मुझे प्यार करते हैं मेरे फ्रेंड, उनके साथ मैं अपनी माँ को मिलूंगा। तो वो रात जो थी, अगले दिन मैंने 20 तारीख को अपनी माँ से मिलना था, और वो रात 35 साल की सबसे बड़ी मेरी रात थी, सालों जैसी। और मुझे खुशी थी कि जिसने मुझे जन्म दिया है, मेरा भगवान, वो मुझे दुनिया में आज सुबह मिलने वाला है। तो जब मैं अपनी घर से गाड़ी से निकले तो मेरी फैमिली और फ्रेंड्स बातें कर रहे थे, लेकिन मेरी माइंड में मेरे हर हिस्से में मेरी माँ के दर्शन थे कि मैं अपनी माँ को मिलूंगा। और फाइनली वो सफ़र बहुत लंबा था मेरे लिए। जो डेली मैं अप डाउन करता हूँ वो सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था, और फाइनली मैं अपनी माँ के चरणों में पहुँच गया। तो जिस दिन आप मिले माँ से,
नींद आई अच्छी कि सो नहीं पाए, बहुत एक्साइटेड थे, क्या कैसा गुजरा आपका दिन? पहली बार माँ की गोद में सर रख के सोया, और जिसे शायद वो बातें मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे रिश्तों से नफरत हो चुकी थी, क्योंकि मैं सोचता था कि मेरी माँ है, वो मुझे क्यों छोड़ के गई। लेकिन जी। उस समय के हालात जो बने, वो शायद वही लोग जानते थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और मुझे मेरी माँ सामने एक कमरे में, जब मैं अपनी नानी को मिला, मासी को मिला, और सामने मेरी माँ, मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी माँ की टांग जो है वो टूट चुकी है और वो अच्छे से चल नहीं सकते। तो सामने खड़ी मेरी माँ वाकर के सहारे में, और मेरी तरफ देखा और मैंने उसे आवाज मारी कि माँ, मैं आ गया, और मैं उसके चरणों में माथा टेका, और उसके बाद वो एकदम से बेहोश हो गई। और मेरे भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सिर्फ मेरी माँ के अलावा, और मैं अपनी माँ के गले उस समय लगा तो मुझे लगा कि मेरा भगवान आज मुझे मिल गया, मेरी तलाश खत्म हो गई। जो शायद मैंने कुछ जिंदगी में अच्छा कर्म किया तो उसका फल मुझे भगवान ने दिया। आप का वीडियो जब हम तक पहुंचा जगजीत, एक आखिरी सवाल ये कि आप खुद उस वीडियो में माँ से मिलने से पहले कह रहे थे कि ये एक फिल्मी मोमेंट जैसा लग रहा है। वाकई यकीन नहीं हो रहा था कि जो आपने खोजा है या जिस तक आप पहुंच रहे हैं वो वाकई हकीकत है, रियलिटी है। जी, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर मेरी लाइफ में क्योंकि भगवान ने मुझे दुनियावी हर चीज बख्शिश की है, मेरे ग्रैंडपा और मैं जो भी कर पाया आपने किया। और लेकिन जो रिश्तों की थी ना, वो शुरू से लेके पहले मैं 6 मंथ का था, मेरे फादर साहब की जी। डेथ हो जाती है। उसके बाद 4 साल बाद मेरी माँ का भी छोड़ा मुझसे होता है। फिर मैं 10th में होता हूँ, अपनी दादी को सारा कुछ समझता हूँ, दादी की डेथ हो जाती है। उसके बाद मैं दादाजी के पास रहना शुरू करता हूँ, तो दादाजी भी मेरा साथ छोड़ जाते हैं। और आज 35 साल बाद मेरी माँ मुझे मिली, और मुझे दुख इस बात का था कि मैं लोगों के कई माँओं के ऑपरेट करा चुका हूँ, कईयों का इलाज करा चुका हूँ, और मेरी अपनी माँ जो थी वो इस कंडीशन में मेरा इंतजार करती थी कि कभी मेरा जो एक बेटा है जिसे मैंने छोड़ा है वो कभी मेरे तक पहुंचेगा। तो वो जी, रोज बहुत उसी आस में शुभकामनाएं। थी। आप बहुत बहादुर हैं और आपने जो 35 साल अकेले गुजारे, अब आपकी माँ आपके साथ हैं। वाकई आपकी हिम्मत और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़िंदगी का सामना और अच्छे हिस्से हो पाएगा। अब बहुत शुक्रिया अपना अनुभव और अपनी ज़िंदगी हमारे साथ बांटने के लिए, और ख्याल रखिए अपना और अपनी माँ का। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए। थैंक यू। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एनडीटीवी इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं 5 की बात। जुलाई अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है, और ये 10-20 साल या फिर 50-100 साल में नहीं, बल्कि 1,20,000 साल में सबसे गर्म महीना बताया जा रहा है। और ये दावा किया गया है लिप्जिग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टन हाउस्टीन के विश्लेषण में। इस जुलाई महीने का विश्व भर में औसत तापमान सामान्य से 1.3 से 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक प्रोजेक्ट किया गया है। जुलाई का यह महीना अब तक का सबसे गर्म महीना साबित हो रहा है। 1,20,000 साल में सबसे गर्म जुलाई महीना। सुनकर ताज्जुब लग सकता है, लेकिन दुनिया भर में पड़ रही भीषण गर्मी इस बात की गवाही दे रही है। फ्लोरिडा में समुद्र तल पर पानी किसी गर्म टब के जैसा हो गया है। लगातार 2 दिन इसका तापमान 37.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र तल को इतना गर्म संभवतः पहली बार मापा गया है। समुद्र तल के तापमान का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, लेकिन जब आप कुछ नेशनल एजेंसीज का डेटा देखेंगे तो पाएंगे कि ऐसी गर्मी पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। मेरा मतलब है कि 101.1 डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा पहले कभी नहीं मापा गया। हालांकि मापन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, और अच्छी बात यह है कि चंद डिग्री कम गर्म हो सकता है। ग्रीस की गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस बुधवार को एथेंस में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।
भीषण गर्मी से बचने के लिए यहाँ सैलानी छांव और फव्वारे के पास जमा होते नजर आए। कृषि मंत्रालय ने सैलानियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़े और गधे से काम लेने की समय सीमा भी बांध दी। मैं यहाँ आकर खुश हूँ, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी है। मेरे पति फ्लोरिडा से हैं। हमें गर्मी में रहने की आदत है, लेकिन यहाँ तो और गर्मी है। इस्तांबुल में भी बुधवार को पारा 43 डिग्री सेल्सियस पार कर गया। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही ऐसी भीषण गर्मी जुलाई को सबसे गर्म साबित कर रही है। लिप्जिंग यूनिवर्सिटी के जलवायु वैज्ञानिक डॉक्टर कर्स्टेन हाउस्टीन का विश्लेषण कहता है कि भारी बारिश और बार बार लू पड़ने का सीधा संबंध समुद्र और इसके तल की बढ़ती गर्मी से है। ग्लोबल वार्मिंग का समय बीत गया, अब ग्लोबल बॉइलिंग का जमाना आ गया है। भारत में मानसून के खतरनाक होने की वजह भी जलवायु परिवर्तन है। गर्मी बढ़ने से समुद्र तल से जो पानी वाष्प बन उड़ता है, उससे वातावरण में अत्यधिक नमी पैदा होती है। उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के और अधिक भयावह होने की चेतावनी भी दी गई है। जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल बढ़ती गर्मी की बड़ी वजह बताई गई है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए व्यापक कदम उठाने की सलाह दी जा रही है, नहीं तो जुलाई क्या और महीने भी हजारों साल की गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एजेंसी रिपोर्ट के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 इवेंट का उद्घाटन किया। 3 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सेमीकंडक्टर क्षेत्र से जुड़ी कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट करना आवश्यक होता है, वैसे ही ये कार्यक्रम भी है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से उद्योग, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं के साथ संबंध अपडेट होते रहते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत में हर किसी के लिए अवसरों की भरमार है और भारत कभी किसी को निराश नहीं करता है। इस सेक्टर पर जिस तरह से सरकार फोकस कर रही है और भारत ही नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां भी देश में निवेश के दावे कर रही हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में सेमीकंडक्टर क्रांति आने वाली है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने स्पेशल इंसेंटिव्स भी दिए हैं। ये निर्णय, ये नीतियां इसका प्रतिबिंब है। भारत एक शानदार कंडक्टर बन रहा है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। और मैंने लाल किले से कहा था, यही समय है, सही समय है। और उधर विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा की सोमवार को यानी कि 31 जुलाई तक के लिए उसकी स्थगित कर दी गई है। लोकसभा को स्थगित किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते संसद में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते सरकार दोनों सदनों में कई बिलों पर चर्चा करेगी, जिसमें सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली अध्यादेश विधेयक 2023 भी शामिल है। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा लाए इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है। सरकार के दिल्ली विधेयक को सदन में पेश करने के ऐलान के बाद अब एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की दोनों सदनों में अग्नि परीक्षा देखने को मिलने वाली है। Discussion on statutory resolutions seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi, Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023. देखिए, आज संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों सदनों में अगले हफ्ते का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है वो पढ़ते हुए ये बताया कि
दिल्ली का अध्यादेश अगले हफ्ते दोनों सदनों में लाया जाएगा। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक हत्या करने का प्रयास है और ये संविधान के लोकतंत्र के संघीय ढांचे के खिलाफ है। पूरा इंडिया ब्लॉक इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसे हम अवश्य हराने में सफल होंगे। अब ये दिल्ली का अध्यादेश सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म, अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई बन गया है, जिसमें अच्छाई, धर्म और सत्य हमारे साथ है, अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एनडीटीवी से कहा कि सरकार बहुमत के बाहुबली के तौर पर काम कर रही है। क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति की बात अलग है, नीति की बात कीजिए। ये सरकार की कोई नीति है या नहीं, आप बताइए। ये सदन के अंदर लगता है कि एनार्की पैदा करते जा रहे हैं। जो मर्जी हो करते जाओ, जो जी चाहे वो करते जाओ। ये सिर्फ बहुमत की बाहुबली के अलावा और कुछ नहीं। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल हम सदन के अंदर चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा करने की माहौल है क्या बताइए। हमारे अविश्वास प्रस्ताव रुके हुए हैं, दिन तय नहीं हुई, तारीख नहीं दी गई। इस विषय को अगर बोलने का चाहते हैं कि स्पीकर साहब को अगर आग्रह करने की कभी कोशिश करते हैं, वो भी मौका नहीं मिलते। मंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि इनको बोलने नहीं देंगे। लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर चेयर जो है, स्पीकर साहब की चेयर का भी कोई मान्यता नहीं दिया जाता है सदन के अंदर। ये अद्भुत परिस्थिति की सामना हमें करना पड़ता। इसी हालत में चालाकी करके ला रहे हैं दिल्ली अमेंडमेंट। वो जानते हैं कि ये इसमें बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की आपत्ति है, लेकिन वही वो लाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहले जितने सारे बिल उनको लगे कि विरोध हो सकते, धड़ल्ले से पास कराते जाओ और कुछ नहीं। क्योंकि चर्चा ना हो, चुपचाप पास कराते जाओ धड़ल्ले से। और उधर तमिलनाडु में बीजेपी ने 2024 के आम चुनाव से पहले राज्य में 6 महीने चलने वाली अपनी पदयात्रा मेरा देश मेरे लोग की तैयारियां पूरी कर ली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामेश्वरम में इसे लॉन्च कर रहे हैं और ये यात्रा रवाना होगी। और यात्रा के दौरान बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए जनता से निर्णायक जनादेश की अपील करेगी। तमिलनाडु के सभी 39 संसदीय क्षेत्र को कवर करने के लिए ये अभियान 5 चरणों में चलेगा। लोकसभा चुनाव से पहले 11 जनवरी 2024 को इसका समापन करने की योजना बनाई गई है। और अब खबर दिल्ली की, जहां के मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक कॉलेज छात्रा की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक ने रॉड से छात्रा पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इरफान ने पूछताछ में बताया कि हत्या की प्लानिंग 3 दिन पहले ही कर ली थी उसने, और आरोपी मृतक छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के इनकार के बाद उसने छात्रा पर हमला किया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है इसकी, कॉलेज स्टूडेंट है, और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। औरोबिंदो कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में विजय मंडल पार्क में यही वो बेंच है जहां पर दिन दहाड़े एक लड़की की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर 12 बजे की घटना है, जब इरफान नाम के लड़के ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के विजय मंडल पार्क में यहीं पर आकर नरगिस नाम की लड़की की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हुआ यह है कि दरअसल ये जो लड़का लड़की थे इरफान और नरगिस,
ये पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन क्योंकि नरगिस के परिवार वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था और उसके बाद से नरगिस ने इरफान से मिलने से इनकार कर दिया था, तो वो जो ना थी, जो रिजेक्शन थी, उसको जो इरफान नाम का लड़का था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आके उसने नरगिस पर यहाँ पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस को जहाँ यहाँ पर नरगिस की बॉडी यहीं पर मिली और साथ में रॉड भी जो है जिससे हत्या की गई वो यहाँ से बरामद पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी थी और जो लड़का है वो डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 28 साल है और वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। जबकि लड़की कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मालवीय नगर इलाके में स्टेनो की कोचिंग कर रही थी। ये पूरी घटना औरोबिंदो कॉलेज के पास की है और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। दक्षिणी दिल्ली के इतने पॉश इलाके में दिन दहाड़े ऐसी घटना होना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।